नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडियो का रेजिग्नेशन, कनाडा इंडिया के बीच की टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न, ये तीन मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं जो कनाडा और उसके ग्लोबल रिलेशंस को आज की डेट में शेप करने का काम कर रहे हैं। ट्रूडियो का रेजिग्नेशन एक इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस का नतीजा है जिसमें उन्होंने अपने सक्सेसर को चूज करने के लिए टाइम बाय करने का डिसीजन लिया है। इसके साथ ही कनाडा और इंडिया के बीच की टेंशंस भी बढ़ी हुई हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट और कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज ने रिलेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रेन करने का काम किया है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न, जो अपनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है, कनाडा के लिए नया चैलेंज हो सकता है। ये तीन इवेंट्स एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स क्रिएट करते हैं जिसमें कनाडा को अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी केयरफुली नेविगेट करना होगा। इस वीडियो में हम इन तीन एस्पेक्ट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये डेवलपमेंट कनाडा की फ्यूचर पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी को शेप कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और जानते हैं कनाडा के इस करंट क्राइसिस के बारे में। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडियो ने अपने पोस्ट से रिजाइन करने का इंटेंशन जो है वो पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी के लीडर और प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करने का इरादा रखता हूं। यह फैसला उन्होंने तब लिया है जब हर पोल यह दिखा रहा था कि अगले इलेक्शन में उन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। उनकी खुद की पार्टी के ज्यादातर एमपीज उनके खिलाफ हो गए थे। इवन सेकंड इन कमांड जो उनके होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी उनके अगेंस्ट हो गए थे। ऊपर से नए अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्हें बार बार मजाक का केंद्र भी बना रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक मजाक में कई बार कहा था कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए और ट्रूडियो उसके गवर्नर हो सकते हैं। लेकिन ट्रूडियो रिजाइन एक स्पेसिफिक तरीके से कर रहे हैं जिसमें वो अपनी पावर और अपने इन्फ्लुएंस को ज्यादा से ज्यादा समय तक बनाए रख सकें। अब समझते हैं ये काम कैसे करेगा। सबसे पहली बात यह है कि ट्रूडियो के पास रेजिग्नेशन अनाउंस करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, लेकिन रेजिग्नेशन के टर्म्स उन्होंने खुद ही सेट किए हैं। क्रिसमस ब्रेक के दौरान ओंटारियो, अटलांटिक प्रोविंसेस और क्यूबेक के रीजनल लिबरल कोकसस ने पार्टी लीडरशिप को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा था कि ज्यादातर लिबरल एमपीज जो है वो ट्रूडियो को हटा देना चाहते हैं। यह सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग था कि अब ट्रूडियो समझ गए थे कि उनको जाना ही होगा, पर उन्होंने अभी ना जाकर एक गेम खेलना शुरू किया, या गेम खेलने का इरादा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। उन्होंने अनाउंस क्या किया है? उन्होंने बोला है कि मैं अपने पार्टी के लीडर और प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करूंगा, पर तब रिजाइन करूंगा जब पार्टी एक नए लीडर को एक रोबस्ट नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के जरिए चुन लेगी। वो तुरंत स्टेप डाउन करके किसी और को अपनी जगह दे सकते थे, पर इसकी बजाय उन्होंने एक लीडरशिप रेस शुरू कर दी है। तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहने का उन्होंने फैसला भी किया है जब तक एक नया सक्सेसर कनाडा की लिबरल पार्टी को और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में मिल ना जाए। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है। पार्टी के लिए लीडरशिप रेस कराना पॉसिबल तभी होगा अगर पार्लियामेंट को प्रोरोग या पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। ट्रूडियो का कहना है कि पार्लियामेंट अब डिसफंक्शनल हो चुकी है, इसलिए प्रोरोगेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन असली वजह यह थी कि अगर पार्लियामेंट वापिस आता तो ओपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने के 100% चांसेस भी थे, जिसके चलते सरकार गिर जाती और नया इलेक्शन कैंपेन जो था वो शुरू हो जाता। और ऐसे में लिबरल पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर मौजूद ना होता जो उनको इलेक्शन के अंदर फाइट करवा सके। इसीलिए ट्रूडियो ने 3 महीने का टाइम बाय किया है, पार्लियामेंट को प्रोरोग या सस्पेंड करवा दिया है, ताकि अगले समय तक जब तक दोबारा पार्लियामेंट नहीं मिलती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आए। और इस 3 महीने के दौरान लिबरल पार्टी जो है वो अपने वोटर बेस को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करे और एक नए लीडर को अपने कैंडिडेट के रूप में या प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट के रूप में एस्टेब्लिश करने में कामयाब भी हो जाए। क्योंकि जो उनकी गठबंधन में पार्टी थी एनडीपी, उन्होंने उनसे अपना सपोर्ट जो था वो वापस ले लिया था। सारे ओपोजिशन पार्टीज ओपनली ये कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट को गिराकर स्नैप इलेक्शंस के जरिए दोबारा प्राइम मिनिस्टर पद के लिए नए चुनाव करवाने के लिए एकदम रेडी हैं। इसी वजह से ट्रूडियो ने गवर्नर जनरल से रिक्वेस्ट की कि पार्लियामेंट को मार्च 25 तक प्रोरोग कर दिया जाए और गवर्नर जनरल ने उनकी ये रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट भी कर ली। अब ये एक तरह का पोज बटन है जिससे लिबरल्स को अपनी लीडरशिप रेस के लिए टाइम मिल सके। तब तक ट्रूडियो प्राइम मिनिस्टर की पावर रिटेन करते हैं या कर पाएंगे, पर टाइम जल्दी खत्म हो रहा है। अब पार्लियामेंट प्रोरोग करने के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक एक करके इन तीनों कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। पहला, मार्च के एंड तक जनरल इलेक्शन होना लगभग इंपॉसिबल हो गया है, क्योंकि ओपोजिशन एमपीज जो है वो गवर्नमेंट को वोट आउट नहीं कर पाएंगे मार्च 25 तक। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा ही नहीं। दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा, पार्लियामेंट रिज्यूम होने के बाद इलेक्शन होना लगभग तय है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस होगा,
ट्रूडियो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उन्हें टेम्परेरी पॉलिटिकल एडवांटेज देने का काम भी करता है। वहीं मार्च 24 या मार्च 25 के बाद पार्लियामेंट दोबारा शुरू होगा और उसके बाद इलेक्शन के अनाउंसमेंट की संभावनाएं और स्ट्रांग हो जाएंगी। जो भी हो, इसका मतलब यह हो सकता है कि हम सब अप्रैल या मई के एंड की या अप्रैल या मई के बिगिनिंग में इलेक्शन होते हुए कनाडा के अंदर देख पाएंगे। दूसरी चीज जो समझना जरूरी है वो है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन। अब इसमें सिर्फ कुछ ही दिन रह चुके हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति के पद के रूप में, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में शपथ लेने वाले हैं। इस वक्त कनाडा के पास नए कानून पास करने या बजट इंट्रोड्यूस करने का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं होगा। जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू होगी, उनके शुरुआती महीनों के दौरान कनाडा की पार्लियामेंट काम नहीं करेगी और कोई भी इंपॉर्टेंट कानून पास नहीं किया जा सकेगा, ना ही कोई बजट अनाउंस किया जा सकेगा। और एक ऐसी दुनिया में जहां नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का पहले ही दिन का जो टारगेट है वो है टैरिफ्स और ट्रेड वॉर को शुरू करना, कैनेडियन गवर्नमेंट काम तो कर सकती है लेकिन बिना पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर के वो काम करेगी। उसकी कैपेबिलिटीज जो होंगी वो इस तरीके से लिमिटेड हो जाती हैं। पार्लियामेंट नए कानून पास नहीं कर सकता जो ट्रंप से डील करने में कनाडा की मदद कर सकते थे। अब ऐसे में लेकिन यह भी साफ नहीं है कि नए कानून की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। असली मुद्दा परसुएशन का है। देखो, डिप्लोमेसी में या जियोपॉलिटिक्स के अंदर हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को अपनी परसुएसिव पावर का इस्तेमाल करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर बढ़ना होता है। यहां पर ट्रूडियो जो है वो फेल रही है। जस्टिन ट्रूडियो को हमेशा हंसी का पात्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। इसलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास अब सिर्फ 3 महीने का समय है कि अब वो अपनी परसुएसिव पावर को थोड़ा और इंप्रूव करे और ट्रंप के साथ नेगोशिएशन करे, डील करे और कनाडा को इन टैरिफ से बचाएं। अगर वो ऐसा कर पाए तो हो सकता है कि उनकी पार्टी दोबारा उनको ही कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दे, पर इसकी जो संभावनाएं है वो थोड़ा कम है। अब ट्रंप ने यह अनाउंस कर रखा है कि वो कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का काम करेंगे। अब इसके जवाब में कनाडा जो है वो बिना पार्लियामेंट के, सिर्फ कैबिनेट की परमिशन से, फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से कुछ एक कदम उठा सकती है, बट वो इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोरोगी जो पार्लियामेंट सस्पेंड की जा चुकी है, यह भी उनका एक सेल्फ इंटरेस्टेड प्ले ही है जो लिबरल्स को ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम करता है। ट्रूडियो ने कहा है कि हो सकता है कि पार्लियामेंट का कूलिंग ऑफ पीरियड काफी वैल्यूएबल हो और नए लीडर के इक्वेशन में आने से पोलराइजेशन जो है वो कनाडा के अंदर कम भी हो जाए। लेकिन सच यह है कि प्रोरोगेशन लिबरल्स के लिए समय खरीदता है, वैसे ही जैसे 2008 में स्टीवन हार्पर ने अपने लीडरशिप क्राइसिस में प्रोरोगेशन का इस्तेमाल किया था। पार्लियामेंट का डिसफंक्शन अभी सीरियस है, लेकिन इलेक्शन का प्रोस्पेक्ट लिबरल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त प्रोरोगेशन से लिबरल्स को सिर्फ नए लीडर को ढूंढने का समय नहीं बल्कि यह डिसाइड करने का भी मौका मिलता है कि लीडर ढूंढने का प्रोसेस कैसे होगा। जो लिबरल पार्टी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप रेस कम से कम 3 महीने की चलनी चाहिए पूरे कनाडा के अंदर, लेकिन अब उनके पास 3 महीने से भी कम का समय है। यानी कि वो एक ऐसा इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे अगर वो नया लीडर नहीं चुन पाते हैं, और अगर ये पूरे 3 महीने के दौरान उन्होंने अपना नया लीडरशिप नहीं चुना और वो इलेक्शन के अंदर चले गए तो बिना एक स्ट्रॉन्ग लीडर के उनकी हार लगभग तय ही हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडियो की जगह कौन लेगा। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ट्रूडियो ने मान लिया है कि अगर उन्होंने अंदर ही लड़ाई लड़नी पड़े, अगर वो अपनी पार्टी के अंदर ही लड़ाई लड़ रहे हैं तो इलेक्शन में वो बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेंगे और लिबरल पार्टी जो है वो गारंटीड हार ही जाएगी। अब कैंडिडेट्स पर बात करें, कौन कौन से कंटेंडर है जस्टिन ट्रूडियो को रिप्लेस करने के लिए, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके साथ बहुत सारे और कैंडिडेट जो उनकी कैबिनेट के अंदर मेंबर है, वो सभी ट्रूडियो को रिप्लेस करने के लिए अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अगला लीडर होगा, उसका असली रियल चैलेंज यही होगा कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि शायद सेकंड या थर्ड प्लेस की लड़ाई ही लड़ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही है कि लिबरल पार्टी आने वाले चुनाव के अंदर हार जाएगी। अब अगर हम एक नजर कनाडा इंडिया के रिलेशंस में बनाएं, जो करंट टेंशंस का कारण बने हैं उनको एनालाइज करने की हम कोशिश करते हैं। अब इसका एनालिसिस कुछ की जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैक्टर से किया जा सकता है। जो भारत और कनाडा के बीच में जो टेंशंस अभी चल रही हैं, ये टेंशन कई कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड इश्यूज पर बेस्ड है जो हिस्टोरिकली और कंटेम्पररी इवोल्व हुए, यानी कि समय के साथ साथ भारत और कनाडा के रिश्ते और उनके बीच की जो टेंशन है वो इवोल्व हुई है। ऐसे में सिख सेपरेटिज्म और खालिस्तान की मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कनाडा में सिख कम्युनिटी का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है और कुछ पॉलिटिकल फैक्शंस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट भी कनाडा के अंदर करते हैं। इंडिया ने इस मूवमेंट को कंसिस्टेंटली अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट माना है। कनाडा की गवर्नमेंट को यह इशू काफी सेंसिटिव लगता है क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स और मल्टी पार्टी आइडेंटिटी के कम्प्लेक्सिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया का व्यू पॉइंट यह है कि कनाडा को ऐसे ग्रुप्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्ब कर देना चाहिए, उनको काम करने से कनाडा के अंदर रोक देना चाहिए जो इंडियन सोवरेनिटी को चैलेंज
चैलेंज करते हो, खासकर उन्हें जो खालिस्तान की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम करते हैं। वहीं कश्मीर का इशू एक और कंटेंशियस टॉपिक है जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करता हुआ आया है। कनाडा ने हिस्टोरिकली ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के कंटेक्स्ट में कश्मीर का इशू बार बार रेज करने का काम किया है, जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया का यह स्टैंड है कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है और किसी भी फॉरेन नेशन को इसमें इंटरवीन करने का कोई हक नहीं है। कनाडा के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कम्युनिटी ग्रुप्स कश्मीर की सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखते हैं, जो इंडिया की सोवरेनिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज क्रिएट करता है। वहीं रिसेंटली कनाडा और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन काफी ज्यादा एस्केलेट भी हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रीसेंट इंसिडेंट जहां एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया गया था। डिप्लोमेटिक एक्सपेल्शन अक्सर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। ये टेंशन ट्रेड, इमिग्रेशन पॉलिसीज और नेशनल सिक्योरिटी के इशू से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जो कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को लिमिट करने का काम करता है। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडियो का रेजिग्नेशन, कनाडा इंडिया के टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न, इन सब का कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप क्रिएट कर रहा है। ट्रूडियो का रेजिग्नेशन जो इंटरनल ओपोजिशन और एक्सटर्नल प्रेशर से ड्रिवन था, कनाडा की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक नया चैप्टर ला सकता है। नए लीडरशिप के लिए टाइम क्रिटिकल होगा, क्योंकि इंडिया के साथ एग्जिस्टिंग टेंशन को एड्रेस करना और डिप्लोमेटिक रिलेशन को रीबिल्ड करना आज की डेट में काफी ज्यादा जरूरी है। ट्रूडियो के टेन्योर के दौरान कनाडा और इंडिया के बीच में टेंशन काफी ज्यादा बढ़े, स्पेशली डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स और कनाडा में सिख कम्युनिटी के इश्यूज को लेकर। नए लीडरशिप को ये नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए और एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने के लिए काम करना होगा। वही डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न और उनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, जिसमें ट्रेड वॉर्स और टैरिफ की पॉलिसी प्रोमिनेंट है, कनाडा के लिए एक और एक्सटर्नल चैलेंज हो सकता है। ट्रूडियो के रेजिग्नेशन के बाद कनाडा को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अपने रिलेशंस को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में कनाडा को रिपीटेडली टारगेट किया था, स्पेशली ट्रेड डील्स को लेकर। इसलिए नए कैनेडियन लीडरशिप को ट्रंप के रिटर्न को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। सो इन कंक्लूजन, जस्टिन ट्रूडियो का रेजिग्नेशन और इन सब चीजों को मिलाकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना है जिसमें कैनेडियन लीडरशिप को इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ बाहरी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।